गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट सेकंड चल रही है। टॉपिक हमारा सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं। देखिए कोई वेव है, वेव आपने पढ़ा है, जैसे हम क्या है कि पानी के अंदर क्या है कि जब कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी ऊपर नीचे यूं ट्रेवल करता है, तो ये क्या है, ये वेव है। क्या है? वेव, ठीक है नहीं। तो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ, ठीक है नहीं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। तो देखो अब बात चल पड़ी, तो वेवलेंथ है क्या, तो जो टॉप सिरा ऊपर वाला उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और नीचे वाले को सिरे को क्या बोलते हैं? ट्रॉप। क्या बोलते हैं? ट्रॉप, ठीक है नहीं। तो ऊपर वाला तो क्या है? क्रस्ट, और नीचे वाला क्या है? ट्रॉप। या फिर ट्रॉप कह सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि एक क्रस्ट, दो क्रस्ट, ठीक है। तो एक अगली जो परमाणु क्रस्ट है उसके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? वेवलेंथ। क्या कहलाती है? वेवलेंथ। या फिर क्या है? टू ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हुई? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, कंजुगेटिव बोलते हैं, ठीक है, कंजुगेटिव क्रस्ट या ट्रॉप, ठीक है ना। तो दो कर्मागत क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को या दो कर्मागत ट्रो के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किस में मेजर की जाती है? तो याद रखोगे एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? 10⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है भाई। या फिर यूं कहा जा सकता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ए के ऊपर जो जीरो लिखा है यानी ए नॉट यानी एंगस्ट्रॉम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या फिर 1 नैनोमीटर में, या फिर क्या है 1 पिकोमीटर में, या तो 1 नैनोमीटर या 1 पिकोमीटर। तो याद रखोगे नैनोमीटर कितना था? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर है, और ये कितना है? 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है, पिकोमीटर, ठीक है। तो ये वेवलेंथ को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। उसके बाद अगली है अपनी फ्रीक्वेंसी भाई। क्या है? फ्रीक्वेंसी। दूसरी देखिए, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव की फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यू। देखिए ये क्या कहलाएगा? न्यू, ठीक है, न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू, ठीक है। अब देखो बात चल पड़ी कि हमने क्या कर लिया, कोई पानी में एक लकड़ी रख दी, ठीक है, और एक पत्थर फेंक दिया, उस लकड़ी के ऊपर से कितनी वेव पास होंगी, ठीक है। तो कितनी वेव पास होती हैं, ठीक है। तो क्या कहोगे? इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। इट इज द नंबर ऑफ वेव, क्या कहोगे? इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट in 1 सेकंड। एक सेकंड में कहते हैं कि एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में से कितनी वेव गुजरती हैं, उस वेव की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन किसमें मेजर की जाती है? हर्ट्ज में, या फिर किसमें? साइकिल पर सेकंड में। क्या है? साइकिल पर सेकंड में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने, या तो हर्ट्ज में मेजर की जाती है या साइकिल पर सेकंड में मेजर की जाती है, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वेव की वेलोसिटी में। क्या है? वेलोसिटी।
देखिए दूसरी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वेलोसिटी। इसको हम c से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। वैसे c लाइट की वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी होती क्या है आपने पढ़ा था। तो देखिए ये वेव है कोई, ठीक है, वेव ट्रैवल करती है, तो जो डिस्टेंस है कितने समय में ट्रैवल की गई है, जो लेंथ है वेव के द्वारा कितनी लेंथ कितने समय में ट्रैवल की गई है, वो उसकी क्या कहलाती है, वेलोसिटी। क्या कहलाती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या कहोगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस travel by a wave in 1 second। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है वेव, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी किसमें मेजर की जाती है, या तो देखो वेलोसिटी का मतलब, इसका मतलब किसमें मेजर की जाएगी, तो या तो सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से या मीटर पर सेकंड के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे वेलोसिटी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद है अगली प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड। क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है, अब अपने को ये पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये कोई वेव है, ठीक है, ये कोई वेव है, और वेव की ये क्या कहलाती थी, ऊपर वाली क्रस्ट, और क्रस्ट की जो हाइट होगी, या फिर यूं कह सकते हैं ये क्या कहलाती है, ड्रॉप या डेप्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप, तो इसकी जो डेप्थ है वो क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो देखिए क्या कहोगे, इट इज डिफाइंड एज, इस प्रकार से डिफाइंड किया जा सकता है, एज द हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ड्रॉप, ठीक है। जो हाइट है या डेप्थ है उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसमें मेजर किए जाते हैं सेंटीमीटर या फिर मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किए जाते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। उसके बाद दूसरा है वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार बोलते हैं इसको। ये तो न्यू था फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके ऊपर बार का निशान है, तो न्यू बार यानी कि वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर होता क्या है, देखिए अब बात चल पड़ी कि ये जो है यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी वेव प्रेजेंट होगी, यानी कि डेफिनेटली ये यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर लेंथ मान ली, तो ये कहता है कि कितनी वेव आई है इसके अंदर, तो उस वेव की संख्या को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है। यानी कि इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो वेव नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेव नंबर, ठीक है। या फिर दूसरे में ये कह सकते हैं वेव नंबर क्या है, कि देखो आपने पढ़ा है कि वेव नंबर क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, लैम्डा। लैम्डा क्या था आपके पास, इसको लैम्डा बोलते हैं, उल्टे वाई को पहले ही बताया होगा, तो लैम्डा बोलते हैं,
लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। तो अब आपको पता चल गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इट इज द, यू भी कह सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है। तो अब आपने पढ़ना है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा हमारा टॉपिक है जो बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन velocity wavelength and frequency। देखिए क्या है, अब आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए अब आपने पढ़ा है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये याद रखना है आपने, क्या कहोगे, वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ wavelength and frequency। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है वेवलेंथ क्या है, पीछे पढ़ के आए हो, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव करस्ट या टू कंसेक्यूटिव ड्रॉप। और फ्रीक्वेंसी क्या था, इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, इन 1 सेकंड। तो दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक छोटा सा और आ गया, देखिए, क्योंकि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़ ली तो वेव के ऊपर एक थ्योरी पढ़ाई इन्होंने जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वेव के ऊपर ही डिफाइन की है। तो हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी लाइट है वो भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, चाहे सन की है, चाहे फिर क्या है, कोई हमारे पास बल्ब है, ठीक है। यानी कि कोई भी लाइट का सोर्स है उससे जो वेव है वो निकलती है, यानी जो लाइट निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, क्योंकि अपना पाथ के अंदर कोई आने के बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या कहा है कि कोई भी लाइट है वो किसी भी सोर्स से आती है तो वो किसकी फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में है, और वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, आपने पढ़ा 2 तरीके का होता है, तो 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे। जो इसके साथ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ इसके साथ करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दोनों के दोनों आपने पढ़े थे कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली, क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आपने यूज किया था, तो उसमें बताया था कि जो ये फिंगर है वो तो किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहले पॉइंट को सुनिए तो ध्यान से पढ़िए। द एनर्जी
any source of light is continuously. देखिए किसने बताया हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा है कि कोई भी सोर्स है, सन है, तो उससे जो रेडिएशन आती है वो कंटिन्यूअस आती है, लगातार आती है, ठीक है। किसने बताया हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे तो ये बात गलत हो सकती है, ठीक है। तो किसकी फॉर्म में आती है ये सारी जो रेडिएशंस है, जितनी भी एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ रेज कह सकते हैं या रेडिएशंस, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्या कहोगे, क्योंकि रेडिएशंस की फॉर्म में है तो इसी के नाम से क्या लिखोगे, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी, ठीक है नहीं, क्योंकि रेडिएशंस की फॉर्म में कोई भी रेस, कोई एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है किससे, किसी भी सोर्स से, तो वो क्या है, हमेशा क्या होते हैं, रेडिएशंस की फॉर्म में मिलेंगी। और जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। सेकंड पॉइंट है, जो रेडिएशंस की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, द रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are propagate with perpendicularly to each other। देखिए आपने पढ़ा था पीछे, तो जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक की फॉर्म में तो वो आगे बढ़ रही है, इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या आते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो प्रोपागेट का मतलब होता है कि जब वो प्रोपागेट करे, आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इसका मतलब उसके साथ साथ क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, वो सारे के सारे दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो रेडिएशंस है वो ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो रेडिएशंस है वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो द रेडिएशंस ट्रैवल in the form of wave। So the velocity of radiations, is the velocity of light। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी जो छोटी है, तो जो ट्रैवल है, जो रेडिएशंस है, ट्रैवल होने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। यदि मिनिमम एनर्जी नहीं होगी तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो दीज रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो याद रखना है, अगला पॉइंट पे क्या कहता है, देखिए इनको ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दीज रेडिएशंस डू नॉट require any medium for propagation।
यानी कि ट्रैवल करने के लिए कहते हैं कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट की तरह ट्रैवल करती है। ठीक है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थैंक यू।